साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो यहाँ पर हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति 2 बार जो है तो आपकी शुरू की गई। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना 1 या फिर उसको 2.0 इस तरीके से। तो प्रथम हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति, हालांकि इसको जो है ऑफिशियली आप कहीं पर भी बुक्स में प्रथम हरित क्रांति शब्द नहीं देखेंगे, लेकिन आपको द्वितीयक हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 शब्द देखने को मिलता है। तो आप इसको हरित क्रांति भी बोल सकते हैं, और ये जो है आपका क्या है, हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 इसको है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 या फिर द्वितीय का हरित क्रांति बोला जाता है। पर इसको मैंने यहाँ पर प्रथम हरित क्रांति जो शब्द लिखा हुआ है, तो आपको ये प्रथम शब्द कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, हरित क्रांति देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हरित क्रांति आपकी शुरू हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ आपका, उसके बाद 2006 में जब ये देखा गया कि अब हरित क्रांति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने हैं जो आज के पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके करना है, तो उसके बाद 2006 में आपकी द्वितीय हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 शुरू किया गया। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हरित क्रांति या फिर प्रथम हरित क्रांति पढ़ेंगे जो 1967 में शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम दूसरी हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 पढ़ेंगे जो आपकी 2006 में यहां पर शुरू की गई थी। ठीक, तो आइए सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में देखते हैं। तो हरित क्रांति से संबंधित, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, और एमपीपीएससी में इस तरह के फैक्चुअल डाटा आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है यहाँ पर, हरित क्रांति शब्द का, किसका, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इनका नाम था विलियम एस गॉड। क्या? विलियम एस गॉड इनका नाम था। और ये जो व्यक्ति थे, ये काम करते थे आपके यूएस की एक एजेंसी थी जिसे यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? यूएस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक, यूएस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट में ये काम करते थे, और इन्होंने जो है, या हम कहें कि जो विलियम एस गॉड थे, यूएस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट के क्या थे? संचालक थे या प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर थे वहां पर। और उन्होंने पहली बार आपके जो है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का उपयोग किया था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद विश्व में, वर्ल्ड में आपके हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन को किसने जो है तो जन्म दिया, किसने जो है तो इसे आगे बढ़ाया? तो उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्या? नॉर्मन बोरलॉग। ये आपके मैक्सिको के थे। कहां के थे? मैक्सिको। ये आपके मैक्सिको जो आपकी कंट्री है, वहां से बिलोंग करते थे। इनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। तो दुनिया में, वर्ल्ड में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का जो श्रेय है वो नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। इसलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और कृषि या खेती से संबंधित जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है उसे नॉर्मन बोरलॉग आपके अवार्ड या पुरस्कार भी दिया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं भारत में। भारत में इसके जनक कौन है? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो है तो जनक कौन है, या ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को आपको याद रखना है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा है यहाँ पर, भारत में आपका यहाँ पर चौथा फैक्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत आपके कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1966, 1967 में। और यहाँ पर आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। ठीक, थर्ड 5 ईयर प्लान था।
थर्ड 5 ईयर जो है आपका प्लान यहाँ पर चल रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। 1966 1967 में ये योजना आपकी जो है या हरित क्रांति जो है हमारे यहाँ शुरू की गई थी। ठीक, फिर उसके बाद अगला फैक्ट कौन सा है, भारत में इसकी शुरुआत किन राज्यों से हुई, है ना। कौन से राज्य ऐसे थे जहां सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हमें जो है तो देखने को मिलती है, तो वो राज्य हैं आपके पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश। हालांकि मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा बहुत हरित क्रांति का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। ठीक, तो पंजाब को सबसे बेहतर जगह क्यों माना गया हरित क्रांति के लिए, तो पंजाब की जो जमीन है और वहाँ पर जो जल उपलब्धता है, यानी कि जो वहाँ पर आपके वाटर या हम कहें कि सिंचाई के लिए जल की जो वहाँ पर उपलब्धता है वो बहुत आसानी से हो रही थी और वहाँ पर सिंचाई के लिए काफ़ी मात्रा में जल जो है था। इसलिए पंजाब को चुना गया था हरित क्रांति के लिए, या हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो पंजाब से हुई थी। फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव या मुख्य प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। ठीक, तो मुख्य प्रभाव जो है आपका गेहूं पर पड़ा था। वीट पर सबसे जो इम्पैक्ट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो वीट या फिर गेहूं पर देखने को मिला था। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर धान या फिर पैडी या फिर हम बोल सकते हैं कि राइस या चावल पर जो है उसके बाद दूसरा यहाँ पर प्रभाव देखने को पड़ा था। दूसरा इम्पैक्ट जो है आपके राइस या चावल पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहला प्रभाव या सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का किस पे होता है, गेहूं पे। आपको याद रखना है गेहूं, चावल, मोटे अनाज, इस तरह का अगर आपको ऑप्शन आए तो आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन सही करना है, गेहूं। ठीक, तो ये कुछ फैक्चुअल जो है डाटा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हरित क्रांति के तत्व या घटक कौन कौन से हैं। क्या हरित क्रांति के तत्व या घटक यहाँ पर आपके कौन कौन से हैं। एक सेकंड रुकना आप लोग थोड़ा सा। हरित क्रांति, हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए। तो हम लोग ये फैक्ट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें हरित क्रांति के तत्व या घटक पढ़ने हैं। हरित क्रांति के कौन कौन से यहाँ पर जो है आपके कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से घटक हैं जो हरित क्रांति में जो है आपके उपयोग होते हैं, या जिसने हरित क्रांति जैसे शब्द को या हरित क्रांति को जिसने बढ़ावा दिया, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं या हरित क्रांति में यूज होने वाले कंपोनेंट कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हरित क्रांति में क्या यूज होता है, HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी के यहाँ पर आपके बीज या सीड्स का प्रयोग हरित क्रांति में होता है। HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी, है ना, बीज, है ना, या सीड का जो है प्रयोग होता है, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च उत्पादकता वाले, क्या, जहां जिन बीजों का प्रयोग करके ज्यादा उत्पादन किया जा सके। अगर आप हरित क्रांति से पहले या 1967-68 से पहले देखेंगे तो अगर आप जो है 1 किलो गेहूं किसी क्षेत्र में अगर आप बोते हैं तो अगर वहां से आपको जो उत्पादन है वो अगर 10 किलो हो रहा होगा, ये उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, तो जब उस हरित क्रांति का दौर आया, हरित क्रांति के बाद वही 1 किलो गेहूं, वही 1 केजी गेहूं आप उतने ही क्षेत्र में अगर आप बोते हैं तो आपको वहां पर उत्पादकता हो सकता है 15 किलो 20 किलो देखने को मिले, या 50 किलो देखने को मिल सकती है। हालांकि 50 किलो नहीं होगा, पर मैं ऐसा एग्जाम्पल के लिए, मतलब कि जो पहले हो रहा था उससे 2 गुना जो है वहां पर आपका उत्पादन होगा। तो ये कैसे हो पाएगा, तो जो यहाँ पर बीजों का प्रयोग किया जाता है वो बीज जो है आपके तो प्रयोगशालाओं में उसको संशोधित किया जाता है। जो हम लोग हाइब्रिड शब्द यूज करते हैं, हाइब्रिड का बीज प्रयोग होता है। हाइब्रिड के जो सीड्स होते हैं उनमें उत्पादकता, यील्ड बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला यहाँ पर कंपोनेंट है हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स या बीज। दूसरा है यहाँ पर रासायनिक उर्वरक, है ना, आपके जो यहाँ पर फर्टिलाइजर, केमिकल युक्त फर्टिलाइजर का यूज होता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कीटनाशकों का, है ना, कीटों को जो फसलों में लग जाते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। तो दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर, और
उसके बाद कीटनाशक या यहाँ पर आपके पेस्टिसाइड्स। तीसरा यहाँ पर इसका कंपोनेंट है सिंचाई परियोजनाओं का विकास। यहाँ पर आपके जो सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए, बहुत बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर आपके स्कीम्स लाई गई, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके लाए गए। किस लिए लाए गए? ताकि चारों तरफ नहरों का जाल बिछाया जा सके और सिंचाई को बड़ी मात्रा में चारों तरफ पहुंचाया जा सके, क्योंकि खेती के लिए, कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका यहाँ पर सिंचाई। अगर जहाँ पर सिंचाई नहीं है, आप कितनी भी जो है तो बेहतर बीज का प्रयोग करें बोने में, कितना भी ज़्यादा जो है आप फर्टिलाइज़र का यूज करें, बहुत ज़्यादा कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स का यूज करें, जब तक सिंचाई बेहतर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो पानी या सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत सारे जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट आपके लाए गए। ठीक, फिर उसके बाद जैसे भाखड़ा नांगल बांध हो गया आपका, और भी आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आप महानदी परियोजनाएं, आपके दामोदर घाटी प्रोजेक्ट जो है आपका परियोजना जो है वो भारत की पहली परियोजना बनी। उसमें पंचेत, तिलैया और बहुत सारे बांध जो है बराकर वगैरह बनाए गए। तो ये सब किस लिए? मध्य प्रदेश की बात करें तो चंबल नदी पर आपके बांध बनाए गए। ये सारे किस लिए किए गए? सिंचाई के लिए किए गए, जिससे सिंचाई अच्छी हो सके। फिर उसके बाद वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग, यानी कि कृषि को बेहतर करने के लिए यहाँ पर वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया गया, जो कि खेती को और ज्यादा उत्पादक या उत्पादकता से परिपूर्ण कर सकता था। इसके बाद यहाँ पर मृदा परीक्षण है ना, सॉइल टेस्टिंग का काम किया गया, जैसे कि भाई कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल हो सकती है, इसको जानने के लिए आपको मृदा का परीक्षण करवाना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई मिट्टी में आपकी क्षारीयता ज़्यादा है ना, एल्कलाइन आपकी जो है सॉइल है, या फिर उसका पीएच वैल्यू क्या है, तो जिस तरह पीएच वैल्यू वो आपकी क्षारीय है या यहाँ पर आपके अम्लीय है, किस तरह की मिट्टी है, उसको जानने के लिए आपको यहाँ पर अपनी मृदा या सॉइल का टेस्ट कराना होता है। और जिस तरह की आपकी मिट्टी होती है वहाँ पर उस तरह की फसल का उपयोग किया जाता है, उस तरह की फसल उगाई जाती है। तो मृदा परीक्षण बहुत आवश्यक है। मृदा परीक्षण के द्वारा ही आपको पता चलता है कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है, आपके खेतों की मिट्टी किस प्रकार की है और उसमें किस प्रकार की फसल उगाई जा सकती है। फिर इसके बाद अगला यहाँ पर तत्व है, यहाँ पर इसका कंपोनेंट है, एलिमेंट है मशीनीकृत कृषि उपकरण। यानी कि हरित क्रांति में आपके ऐसे जो है तो उपकरणों का प्रयोग किया गया जो कृषि कार्य को बहुत आसान बना सकें। जैसे कि पहले जो है मजदूरों के द्वारा खेतों में 10-10, 20-20 मजदूर लग करके खेतों की कटाई करते थे, यानी फसलों की कटाई करते थे। बाद में आपका हार्वेस्टर है ना, जो हार्वेस्टर आया वो जो है तो उन मजदूर जो बहुत मेहनत करते थे, बहुत धूप में काम करते थे, उनके काम को आसान बना दिया और बहुत जल्दी जो है वहाँ पर काम हो गया आपका। ठीक, तो इस तरह से मशीनीकृत उपकरण जो हैं आपके वो बहुत सहायक हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने में, और इसी तरीके से बीज को बोने में भी मशीनों का प्रयोग होता है। तो बहुत जो है ये कारगर सिद्ध हुआ। तो ये सारे आपके जो है कंपोनेंट थे, ये सारे आपके जो घटक थे किसके थे? हरित क्रांति के घटक थे। तो आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक, वो आपसे 4 ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा घटक, कौन सा तत्व हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। जैसे मान लीजिए वो दे हाई ईल्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन दे दे वो कम उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रयोग। ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं कम उर्वरक है ना, कम मात्रा में उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग है ना, सिंचाई परियोजनाओं में वृद्धि, वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग। ये 4 ऑप्शन दे, तो इसमें से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो है यहाँ पर आपके ये जो दूसरा ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। तो हरित क्रांति में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि इनका कम मात्रा में प्रयोग करना है, इनको जितना हो सके उतना प्रयोग करना था उस समय पर, क्योंकि हमें उत्पादकता, हमें प्रोडक्शन जो है बढ़ाना था। हमारे यहाँ के लोग भूख से मर रहे थे उस समय पर, इनको लग रहा था किसी तरीके से जो है तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक, तो ये इसके कंपोनेंट, ये इसके घटक हैं। आगे बात करते हैं हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों है हमें। तो सबसे जो पहला इसका रीजन है, सबसे जो महत्वपूर्ण इसका कारण है वो है हमारे यहाँ पर कृषि नहीं, क्या है? खाद्य संकट। क्या है? खाद्य संकट। हम लोग 1960 के दौर में, 1960 के समय पर खाने के बगैर मर रहे थे। जब आपके
लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जनता से जो है एक टाइम है ना, एक समय पर खाने के लिए जो है तो आह्वान किया था, और वो खुद एक टाइम भोजन किया करते थे, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त जो है अन्न या खाद्य अन्न नहीं था, अनाज नहीं था। तो हमें सबसे जो जरूरी थी वो थी खाद्यान्न संकट को मिटाना था, खाद्यान्न संकट को कैसे भी दूर करना था। कहा जाता है कि अमेरिका ने हमें गेहूं भेजा था, और वो ऐसे गेहूं भेजा था जो कि जानवरों या पशुओं को खाने के लिए होते थे, वो हमें भारतीयों को उसने जो है दिया था। उसके बाद आपने देखा होगा 1965 का वॉर होता है, तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान, क्योंकि 1966-67 में जब आपकी हरित क्रांति शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा उत्पादन जो है बढ़ता है, और किसानों का जो है तो वहाँ पर किसानों की जो एक पहचान है, किसानों की जो एक महत्व है, वो लोगों को समझ में आता है। फिर उसके बाद वो जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। तो यहाँ पर खाद्य संकट से उबरना हमें बहुत आवश्यक था। 1960 के समय पे हम लोग भूख से मर रहे थे, हमारे पास 2 टाइम खाने के लिए खाद्यान्न नहीं था। फिर यहीं पर दूसरा जो समस्या या दूसरी जो समस्या आ गई थी हमारे सामने, वो यहाँ पर आपकी दूसरी समस्या की अगर हम बात करें तो वो थी 1962 में भारत और चीन का युद्ध। 1962 में भारत और चीन का युद्ध या वॉर, ठीक, जिसके कारण हमारी स्थिति और भी डाउन हो गई थी, और भी हम लोग जो है तो परेशान हो चुके थे, क्योंकि युद्ध में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था कि हम बाहर से अनाज जो है मंगवा सकें, इंपोर्ट कर सकें। इसके बाद थोड़े ही दिनों में जो है 1965 का वॉर हुआ, वो भी किसके साथ, भारत एंड पाकिस्तान के साथ। किसके साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ जो है आपका युद्ध हुआ। तो उसमें भी जो है हमारा बहुत सारा जो है आर्थिक या धन लगा, और ये सारी समस्याएं जो हैं क्या हो रही थी, आपके खाद्य संकट को बढ़ा रही थी। फिर इसी समय पर हमारे यहाँ जो है सूखा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का ना होना, ये सारे रीजन थे, ये सारे आवश्यकताओं, क्यों इसकी हमें जो है नीड थी हरित क्रांति की, ग्रीन रिवोल्यूशन की। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, जिसमें सबसे एक जो जरूरी है वो है खाद्य संकट। 1960 के दौर में हमारे पास खाने के लिए नहीं था, तो जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा तो हम जो है खाद्य संकट की ओर हमारी जनसंख्या जा रही थी। तो लोगों को खाना देने के लिए किसी तरीके से अनाज उत्पादित करके लोग 2 टाइम खाना खा सकें, इसके लिए हरित क्रांति की आवश्यकता थी। बाकी जो खाद्य संकट है उसको बढ़ाने में 1962 का भारत चीन वॉर, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, कम सिंचाई, सूखा और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का ना होना, ये सारे रीजन भी थे जिसके कारण हमें हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी। तो आवश्यकता आपको समझ में आई, क्यों हमें इसकी जो है नीड है, क्यों इसको आवश्यकता थी, हमें ये समझ में आया आपको। आगे चलते हैं और यहाँ पर हरित क्रांति के प्रभाव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हरित क्रांति के प्रभाव, हरित क्रांति का इफेक्ट क्या था। तो इसके 2 तरह के इफेक्ट या 2 तरह के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पर जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है सकारात्मक, और एक प्रभाव नकारात्मक। तो एक कैसा है, पॉजिटिव प्रभाव है, पॉजिटिव इफेक्ट है, और दूसरा है यहाँ पर आपके नकारात्मक या फिर नेगेटिव इफेक्ट। तो सकारात्मक या पॉजिटिव तो हमारे लिए अच्छा होगा, पर जो नकारात्मक है, नेगेटिव वाला है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। सकारात्मक प्रभाव, सबसे पहला क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पर, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था इसका, तो वो था कि हम खाद्य संकट से जूझ रहे थे, हमारे पास 2 टाइम खाने के लिए जो है तो पर्याप्त अनाज नहीं था। तो यहाँ पर इस क्रांति से हमें जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और हमें खाने के लिए अनाज मिला। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है
खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। जब हमारे पास उत्पादन बढ़ा तो हम लोगों ने जो है उसको रिजर्व करके रखा, उसको जो है इकट्ठा करके रखा कि भाई अगर आगे वाले समय में सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो उस समय भी हमें खाने के लिए मिल सकता है। तो हमें फूड सिक्योरिटी जो है यहाँ से प्राप्त हुई, यहाँ पर खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद तीसरा है रोजगार सृजन हुआ, जहाँ कृषि बिल्कुल भी लाभदायक नहीं थी। लोगों को लग रहा था एग्रीकल्चर में कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हरित क्रांति के आने के बाद जब उत्पादन बढ़ा तो लोगों का खेतों में काम जो है और ज्यादा मिलने लगा और लोगों को यहाँ पर कृषि से संबंधित रोजगार के अवसर सृजित हुए यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद है ग्रामीण विकास। क्या है? ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास कैसे हुआ? तो आपको पता है कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, वो रूरल इकोनॉमी है। सॉरी, हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ना, ये रूरल इकोनॉमी नहीं, वो गलत शब्द है। हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है? कृषि प्रधान है और कृषि कार्य सर्वाधिक ज्यादा, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आपका वर्क है वो ज्यादा कहाँ होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या, लगभग हमारे देश की 70% आबादी गांव में रहती है, तो उनको काम मिला, इससे ग्रामीण विकास हमारा बढ़ा। फिर उसके बाद है देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, या हम कहें कि हमारी जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। आज भी आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सबसे ज्यादा होता है। तो हमारी देश की आर्थिक स्थिति यहां पर कैसी हुई? आपके बेहतर हुई। ठीक, फिर इसके बाद है नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा इसका? तो सर्वाधिक लाभ सिर्फ गेहूं और चावल को मिला, बाकी मोटे अनाज, मक्का और दलहन, इन फसलों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। तो ये एक इसका नकारात्मक प्रभाव है। फिर मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, यानी कि लगभग 10 साल 15 साल तो हरित क्रांति का प्रभाव रहा, लेकिन 90 के टाइम पे, 90 के दशक में जो है धीरे धीरे कृषि उत्पादन घटने लगा और हमने जो बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज किया था, बहुत सारा जो पेस्टिसाइड्स यूज किया था, उसके कारण जो हमारी मिट्टी थी, जो मिट्टी की उर्वरता थी, फर्टिलिटी थी, वो बिल्कुल डाउन होने लगी, कम होने लगी और आज भी कम होती जा रही है। ठीक, फिर इसके बाद क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। यहाँ पर रीजनल जो है आपके या हम कहें क्षेत्रीय स्तर पर हमें असमानता देखने को मिली। कैसे असमानता देखने को मिली? तो जैसे पंजाब में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, वहां पर उत्पादन बहुत बढ़ा, वहां के किसानों को बहुत फायदा हुआ, उन्होंने बहुत जो है उनके आय में वृद्धि हुई। वहीं पर हरियाणा में भी हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा, किसानों को बहुत फायदा हुआ। ठीक, लेकिन आप और राज्यों की बात करें, जैसे बिहार की बात करें, आप झारखंड की बात करें और कुछ दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें, तो उनको हरित क्रांति का उतना फायदा नहीं हुआ, तो वहां के किसानों की आय में वृद्धि नहीं हुई और वहां का क्षेत्रीय जो आपके जो उस क्षेत्र है वो ज्यादा कृषि के मामले में विकास नहीं कर पाया, तो क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। फिर है अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, यानी कि फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हुआ। अगर आपको पता हो तो पंजाब में, कहां पर? पंजाब में सबसे ज्यादा जो है क्या होता है, आपके कैंसर के पेशेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है, जहां राज्य है, जहां पर फर्टिलाइजर का या हम कहें कि उर्वरकों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक, तो उस अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग से जो नुकसान है। फिर श्रम की अपेक्षा पूंजी की प्रधानता। हरित क्रांति में अगर आप देखें तो उसके कंपोनेंट में हमने बात करी थी मशीनीकृत कृषि उपकरण, यानी कि जिसके पास पैसा है वही तो हार्वेस्टर, वही तो बड़े बड़े थ्रेसर, वही जो है तो अन्य जो उपकरण है वो खरीद सकता है, हर आदमी नहीं खरीद सकता। तो जो कृषि थी जिसमें लोग मेहनत करके उपजाते थे, उत्पादन करते थे, अब वो कैपिटल, पूंजी या पैसे पे निर्भर करने लगी। जिसके पास पैसा होगा वही जो है यहाँ पर आपके कृषि उत्पादन कर सकता है, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जिसके पास सिर्फ श्रम है, केवल मेहनत है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हो गए। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे चलते हैं और बात करते हैं द्वितीयक हरित क्रांति की, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 की। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 यहां पर क्यों आया? तो मैं यहां पर बात कर रहा था, आपको मैंने बताया था कि भाई
ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जो है 1966-67 में, 1966-67 में शुरू हुआ। तो लगभग 10 साल 15 साल उसने बहुत अच्छा जो है काम किया। लेकिन 90 के दशक में, है ना, लास्ट 80s में जो है तो क्या हुआ, उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा, पर्यावरण को नुकसान होने लगा और यहाँ पर जो है कुछ क्षेत्रों में असमानताएं बढ़ी और कुछ ही ऐसी फसल थी जैसे गेहूं और चावल, सिर्फ उन्हीं को फायदा मिला और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के वजह से मृदा की जो है गुणवत्ता घटने लगी, उसकी उत्पादकता घटने लगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये महसूस किया गया कि समय की मांग के हिसाब से जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 जो है यहाँ पर आपका शुरू किया गया था। आइए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है या हम कहें कि इसकी एक परिभाषा के रूप में समझते हैं, डेफिनेशन के रूप में समझते हैं कि द्वितीयक हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 क्या है। तो जो आपकी द्वितीयक हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 है वो बदलते जलवायु, यहाँ पर एक शब्द ध्यान देना, बदलते जलवायु यानी कि क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसको देखते हुए, साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि को, फिर ये शब्द आपको ध्यान देना है ना, कृषि को अधिक अनुकूल और लचीला बनाने हेतु शुरू की गई थी। ठीक, द्वितीय हरित क्रांति किस लिए शुरू की गई थी? तो जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि को अधिक अनुकूल और लचीला बनाने हेतु शुरू की गई थी। जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जिस तरीके से बदल रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कृषि को अधिक अनुकूल बनाना और उसे और लचीला बनाने के लिए जो है आपकी शुरू की गई थी 2.0। इसमें कहा गया था कि ये एक जो है एवरग्रीन सदाबहार एक जो है आपकी क्रांति मानी जाएगी, रिवोल्यूशन माना जाएगा, जो कैसा होगा, सदाबहार प्रकार का होगा, जो आपके संपोषणीय कृषि को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा। किसको देगा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा। इसमें फर्टिलाइजर और उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाएगा। इसमें गेहूं चावल की जगह पर और जो आपकी इसमें जो है आपके इसका उर्वरकों का कम प्रयोग होगा, उर्वरकों का क्या होगा? कम प्रयोग होगा। यहाँ पर गेहूं और चावल के जगह, गेहूं और चावल के साथ जो है आपका, गेहूं और चावल के साथ अन्य जो है आपकी फसलों पर भी ध्यान दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर आपकी सिंचाई के तरीकों में बदला जाएगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे उपकरणों का, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे सिंचाई संसाधनों का या पद्धतियों का, प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा। तो यानी कि जो चीजें पहले बहुत मात्रा में हो रही थी, उनको अब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ध्यान में रखते हुए संपोषणीय तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर को करने के लिए जो है आपका यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 13 अप्रैल 2006 को ये आपकी शुरू हुई। हालांकि ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 को शुरू करने का जो यहाँ पर प्रयास था वो राष्ट्रीय कृषि नीति, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में, जो 28 जुलाई 2000 को जब आपकी राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी, उसमें GR 2.0 यानी ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 का जिक्र है, या फिर उसको शुरू करने की बात वहां पर कही गई थी। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखते हैं द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य क्या हैं। ये हरित क्रांति क्यों शुरू की गई है, इसका क्या उद्देश्य है। हालांकि मैंने आपको बहुत सारे उद्देश्य जो है बताए थे, फिर भी यहाँ पर बताता हूँ। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, टिकाऊ, या फिर इसी के लिए एक और अच्छा शब्द है संपोषणीय कृषि, संपोषणीय कृषि, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसा? यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हो रहा था, जब मतलब ये 2.0 के पहले जितना हो सके फर्टिलाइजर डालो, जितना हो सके पेस्टिसाइड्स डालो, जितना हो सके सिंचाई करो, कुछ भी करो, उत्पादन बढ़ाओ, यहाँ पर आपके प्रोडक्शन बढ़ाओ। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया कि हम प्रोडक्शन तो बढ़ाएंगे, हम उत्पादन तो बढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर संपोषणीय तरीके से काम करेंगे, यानी कि हम मृदा का, है ना, मिट्टी के उत्पादकता का ध्यान रखेंगे,
मिट्टी की उत्पादकता का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे कि उत्पादकता उसकी उत्पादकता कम ना हो, है ना, उत्पादकता उसकी कम ना हो। हम ख्याल रखेंगे कि सिंचाई में पानी का दुरुपयोग ना हो, सिंचाई में पानी का दुरुपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो, ठीक। और हम ख्याल रखेंगे कि उर्वरक फर्टिलाइजर, है ना, उर्वरक फर्टिलाइजर का कम प्रयोग हो, ठीक। और हम जो है बदलते जलवायु के हिसाब से, बदलते पर्यावरण को हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, क्या, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कृषि करेंगे, यानी ऐसी खेती करेंगे जो पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए लाभदायक हो, उसको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक। तो संपोषणी कृषि में मृदा की उत्पादकता कम ना होने पर इसका ध्यान रखा जाएगा। आप सिंचाई में पानी का दुरुपयोग ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे सिंचाई प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा। उर्वरक कम प्रयोग किया जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एग्रीकल्चर या कृषि आपकी की जाएगी। फिर यहाँ पर है दूसरा जो आपके क्रांति का उद्देश्य है, कृषि के सभी घटकों का समग्र विकास, यानी कि कृषि के जितने भी प्रकार के आपकी फसलें हैं सबका विकास करना है, सिर्फ गेहूं चावल का नहीं करना है। और भी आपके जो कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं सबको यहाँ पर साथ लेकर के चलना है। पर्यावरण अनुकूल साधनों का प्रयोग करना, यानी कि पर्यावरण को ऐसे तरीके से कृषि करो कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक। फिर इसके बाद इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो विविधीकरण है। विविधीकरण का सीधा सा मतलब है कि यहां पर एक फसल नहीं, सभी फसलों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। फिर है जैव प्रौद्योगिकी एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग। यहां पर आपके जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके ऐसे सीड्स, ऐसे बीज बनाए जाएंगे, ऐसे हाई यील्ड वैरायटी के बीज बनाए जाएंगे, सीड्स बनाए जाएंगे जो बदलते जलवायु के हिसाब से कम पानी के साथ, अधिक तापमान हो तब भी, है ना, कम तापमान हो तब भी, और ज़्यादा वर्षा हो तब भी, इन सारी चीज़ों को झेलते हुए, इन सारी चीज़ों से जो है पार पा करके भी उत्पादन हमारा बेहतर हो, तो हम ऐसे सीड्स, ऐसे हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स का जो है तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आपके बनाएंगे, जो कि बदलते जलवायु के हिसाब से वो हो और उत्पादन हमारा कम ना हो। फिर यहाँ पर सिंचाई में हम जो है सिंचाई और मृदा का इष्टतम उपयोग करेंगे। ऑप्टिमम यूज जो है, हम ऑप्टिमम यूज किसका करेंगे, यहाँ पर सिंचाई का और मृदा का, यानी मिट्टी का। हम जो है सिंचाई या पानी फालतू में ऐसे खेत में छोड़ करके पूरा खेत नहीं भरेंगे, हम जहां पर जैसी सिंचाई की आवश्यकता होगी उस तरीके से करेंगे। तो ये आपके द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य और यहाँ पर आपकी विशेषताएं हैं, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम आगे चले, यहाँ पर आगे चलें तो अन्य कृषि क्रांतियां, है ना, कृषि से संबंधित बहुत सारी आपकी क्या हुई थी, और भी क्रांति हुई थी। जैसे हरित क्रांति जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, वो खाद्यान्न फसलों को उत्पादित करने के लिए शुरू की गई थी। जबकि वहीं पर आपकी और क्रांतियां हैं, जैसे कि आप यहाँ पर श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति आप किस लिए शुरू की गई थी, श्वेत क्रांति शुरू की गई थी आपके दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए शुरू की गई थी, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपका एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। क्या ऑपरेशन फ्लड, ठीक। ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। और दुग्ध उत्पादन के लिए जो आपकी व्हाइट रिवॉल्यूशन है, आपके श्वेत क्रांति है, उसके जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन उसके कौन है, जनक हैं। फिर यहीं पर आपको एक और क्रांति देखने को मिलती है, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। फिर वहीं पर आपको पीली क्रांति देखने को मिलती है। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये तिलहन को बढ़ावा देने की बात करती है। तिलहन जो आपकी फसलें हैं, जिसमें से आप जैसे सरसों है आपका, राई, सरसों, राई, सोयाबीन, और भी जो आपके जिससे तेल जो है निकाला जा सके,
ऑयल सीड्स जो आपकी फसलें हैं उनका यहाँ पर उनको उत्पादन को बढ़ावा देना है। फिर है काली क्रांति, है ना, ब्लैक यहाँ पर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये पेट्रोलियम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। किसके लिए शुरू की गई है? पेट्रोलियम के लिए। फिर उसके बाद है गुलाबी क्रांति की बात करते हैं। गुलाबी क्रांति जो है आपकी वो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देती है। किसके लिए? प्याज एंड झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। वहीं पर फिर आपकी भूरी क्रांति जो है, यहाँ पर आपकी भूरी क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो उर्वरक उत्पादन, फर्टिलाइजर को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक। फिर वहां पर रजत क्रांति की बात करें, रजत क्रांति जो है आपकी वो अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। किसके लिए? अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक। फिर उसके बाद है आपकी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन की बात करें तो बागवानी और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। किसके? बागवानी एंड शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है ये क्रांतियां आपकी शुरू की गई हैं। फिर उसके बाद 2-4 और क्रांति हैं। एक है आपकी इंद्रधनुषी क्रांति। क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो ये सभी कृषि क्रांतियों का एकीकरण है। क्या है? कृषि क्रांतियों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर रिलेटेड रिवोल्यूशन। तो ये सभी कृषि क्रांतियों का क्या है? एकीकरण है। फिर इसके बाद सदाबहार क्रांति, है ना, एवरग्रीन रिवोल्यूशन जो है आपकी सदाबहार क्रांति की बात करें तो ये जो है यहाँ पर आपके पर्यावरण व सामाजिक ढांचे को नुकसान ना पहुंचाते हुए ये जो है आपके पर्यावरण और सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। फिर वहीं पर आपकी अगली क्रांति है, नेक्स्ट रेवोल्यूशन है गोल क्रांति। गोल क्रांति की यहाँ पर बात करें तो गोल क्रांति का संबंध जो है आलू से है। किससे है? आलू उत्पादन को बढ़ावा देने से है। फिर है लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर व मांस उत्पादन से है। टमाटर व मांस उत्पादन से है। हरित सोना या यहाँ पर आपके हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो बांस उत्पादन से। किससे? हरित सोना क्रांति का यहाँ पर ग्रीन गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? बांस उत्पादन से। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके बादामी आपकी रेवोल्यूशन क्रांति की बात करें तो ये है मसाले उत्पादन से। किससे है? मसाले के उत्पादन से। ठीक। तो ये क्रांतियां हैं कुछ जो कृषि से संबंधित हैं, आपके कृषि और अन्य क्रांतियां जो कृषि के अलावा चीजों से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी यहाँ पर जो है आपकी स्कीम है। तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर योजनाओं की बात कर लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो एक योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये जो है केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2007 में। इसका क्या उद्देश्य था? तो राज्यों को, है ना, वित्तीय सहायता देना। क्या? राज्यों को वित्तीय सहायता देना। राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना शुरू की गई थी। फिर है यहाँ पर आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अगर हम बात करें तो ये योजना आपकी कब शुरू की गई? तो 19 फरवरी 2015 को आपकी योजना शुरू की गई थी। और इसमें ये जो आपकी योजना है 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी, सबसे पहले लागू हुई थी राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में योजना आपकी लागू हुई थी। इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रत्येक 3 साल में आपके मृदा या मिट्टी का जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है कि मिट्टी आपकी अम्लीय है, क्षारीय है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ये चीज देखने के लिए हर 3 साल में जो है मिट्टी का यहाँ पर आपके परीक्षण किया जाता है।
और हर 3 साल में जो है यहाँ पर आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है जारी किया जाता है। मतलब कि एक आपको आज मिला मृदा स्वास्थ्य कार्ड या आपका सॉइल हेल्थ कार्ड जो है आपको मिला, फिर उस तीसरे साल जो है फिर से रिन्यू होगा, नया यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपका बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये योजना 2015-16 में आई थी। इसका उद्देश्य था खेतों तक पानी को व्यवस्थित तरीके से पहुंचाना। उसके लिए आपके जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको यहाँ पर किया जाना था। खेतों में पानी पहुंचाना, कृषि में पानी के इस्तेमाल का जो तरीका है ना, पानी पहुंचाने के साथ साथ जो इस्तेमाल का तरीका है वो भी बेहतर करना है उसको, यानी कि पानी का कम प्रयोग करना है, लेकिन सिंचाई ज़्यादा क्षेत्रों तक आपके फैलानी है या बढ़ानी है। ठीक, फिर उसके बाद आपकी एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये आपकी 2015 में आई थी। ये भी कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित आपकी जो सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड है। फिर इसके बाद एक और योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2016 में आपकी योजना जो है तो शुरू हुई थी। इस योजना का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये योजना जो है आपके जैसे खेती में कई बार अधिक जो है वर्षा होने के कारण, ज़्यादा ठंड होने के कारण कृषि में नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो सरकार को ये समझ में आया कि जो किसान हैं वो लोग कई बार इस वजह से भी खेती कम करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको नुकसान हो जाता है। तो उनके नुकसान को भरपाई के लिए, उनके नुकसान को यहाँ पर भरपाई के लिए एक योजना शुरू की गई जिसको बोलते हैं फसल बीमा योजना। यानी कि यहाँ पर फसलों का क्या होगा, आपके बीमा होगा और बाद में अगर मान लीजिए वो नुकसान हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ पैसे दिए जाएंगे जो कि आपके फसल के नुकसान की भरपाई के लिए होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने हरित क्रांति का जो आपका टॉपिक था उसको कंप्लीट किया, जिसमें हमने हरित क्रांति और उसके बाद जो आपकी द्वितीय हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 है, दोनों को देखा। तो इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग देखते रहें AKS एकेडमी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।